नमस्कार। हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम जूनागढ़ रियासत के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जाना था कि किस प्रकार से जूनागढ़ रियासत का एकीकरण हुआ और वहाँ जनमत संग्रह कराया गया और उस जनमत संग्रह में वहाँ की जनता ने भारत संघ में विलय होने का प्रस्ताव पारित किया। अब हम अगली रियासत हैदराबाद रियासत पर चलेंगे कि हैदराबाद रियासत का एकीकरण भारतीय संघ में किस प्रकार से हुआ, उसकी जानकारी आज के अपन इस टॉपिक में लेंगे। हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। ये इसकी एक विशेषता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो उसका आंसर है हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। इसकी भी स्थिति वैसी थी। 15 अगस्त 1947 को इसके पास भी विकल्प थे, या तो भारत में इसका विलय हो या पाकिस्तान में विलय हो, और चूंकि यह सबसे बड़ी रियासत थी तो इसके पास एक विकल्प और था, ये अपने आप को स्वतंत्र रख सकती थी। और हैदराबाद रियासत ने इसी विकल्प को चुना और उसने ये अपने समाचार पत्रों के माध्यम से ये प्रचारित करना शुरू कर दिया कि हैदराबाद रियासत स्वतंत्र रहेगी। इसका एक विशिष्ट महत्व है, न तो पाकिस्तान के साथ मिलेगी न भारत के साथ मिलेगी। यहाँ का नवाब अपने आप को इस प्रकार से स्वतंत्र रखना चाहता था। वो अपनी रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में विश्वास करता था। पर जब हम मैप में हैदराबाद रियासत की स्थिति को देखते हैं, हैदराबाद रियासत चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। हैदराबाद रियासत चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। अगर यह स्वतंत्र रहती तो इससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता था और यह खतरा हमेशा भारत के साथ बना रहता। अतः भारत के तत्कालीन गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हैदराबाद रियासत के साथ संपर्क किया और हैदराबाद रियासत को समझाया, वहाँ के नवाब को समझाया कि आप भारतीय संघ में विलय पर हस्ताक्षर कर दें, क्योंकि आपकी रियासत का अधिकांश या कहे तो पूरा भाग भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। अतः यह तो पाकिस्तान के साथ नहीं मिल सकता, न उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के साथ मिल सकता, न ये स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है। अतः सरदार पटेल के समझाने पर वहाँ पर एक समझौता दोनों के मध्य कायम हुआ। वहाँ के नवाब ने कहा कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय दिया जाए, और इसी वजह से सरदार पटेल ने एक समझौता किया और उसका नाम था यथा स्थिति समझौता। यथा स्थिति समझौता। यह समझौता अक्टूबर 1947 में किया गया था। कौन सा समझौता? यथा स्थिति समझौता, अक्टूबर 1947। अब क्या होता है यथा स्थिति समझौता, इसे हम समझते हैं। यथा स्थिति समझौता का मतलब होता है जैसी स्थिति अभी रियासत की है वैसी स्थिति रहेगी। अर्थात ये न तो अपनी सेना को बढ़ा सकते थे, न ही अपना हथियारों का जाखिरा बढ़ा सकते थे। न तो सेना को बढ़ाएंगे न हथियारों को बढ़ाएंगे, जैसी स्थिति वैसी स्थिति रहेगी। यह समझौता 1 वर्ष तक
के लिए था। यह समझौता 1 वर्ष तक के लिए था, परंतु अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारत में एकता स्थापित रहे। इसके साथ साथ पाकिस्तान भी अप्रत्यक्ष रूप से हैदराबाद रियासत को समर्थन कर रहा था और हैदराबाद रियासत पाकिस्तान के समर्थन की वजह से अपने सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया तथा हथियारों को भी खरीदना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1946 में हैदराबाद के किसानों का विद्रोह शुरू हो गया था। हैदराबाद के किसानों का विद्रोह शुरू हो गया था और इस विद्रोह को समर्थन कर रहा था भारतीय साम्यवादी दल। भारतीय साम्यवादी दल इस विद्रोह को समर्थन कर रहा था। इन विद्रोहों को देखते हुए हैदराबाद रियासत के सामंतों और वहां के प्रशासकों ने एक रजाकारों की सेना गठित की। एक रजाकारों की सेना गठित की। ये रजाकार इन किसानों को परेशान करते थे, इनको डराते धमकाते थे और इनके पर काफ़ी अत्याचार करते थे। अतः यहाँ की जनता भी लगातार अपने प्रशासन के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था और इस असंतोष तथा यथास्थिति समझौते का उल्लंघन करने के कारण भारत को इसके ऊपर कार्रवाई करने के ऊपर मजबूर होना पड़ा और इसी दौरान एक ऑपरेशन चला गया जिसे हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। जिसे हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। इस ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना हैदराबाद रियासत के क्षेत्र में प्रवेश कर गई और ये घटना थी 13 सितंबर 1948। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद क्षेत्र में प्रवेश कर गई और 5 दिन के भीतर ही, मात्र 5 दिन के भीतर ही भारतीय सेना ने यहाँ की स्थिति को नियंत्रित कर लिया, यहाँ की सेना को परास्त कर दिया। हैदराबाद की सेना ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ साथ भारतीय सेना ने इन रजाकारों को भी खत्म कर दिया तथा यहाँ चल रहे किसान आंदोलन को भी नियंत्रित किया। इस प्रकार से पूरी हैदराबाद रियासत को अब मजबूर होकर भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए आत्मसमर्पण करना पड़ा और दिसंबर 1948 में यहाँ के नवाब ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार से हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया। इसके पश्चात हैदराबाद रियासत के नवाब को कोई दंडात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। इसे हैदराबाद रियासत का राज प्रमुख बनाया गया। हैदराबाद रियासत का राज प्रमुख बनाया गया और साथ में इसे 50 लाख वार्षिक पेंशन भी दी गई। 50 लाख वार्षिक पेंशन भी दी गई। तो इस तरह से हमने देखा हैदराबाद रियासत का एकीकरण भारतीय संघ में दिसंबर 1948 तक हो गया था। तो इस प्रकार से हम 2 रियासतों का एकीकरण पढ़ चुके हैं, जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। हैदराबाद रियासत का एकीकरण एक अहम घटना थी। क्यों थी? क्योंकि ये सबसे बड़ी थी और ये रियासत अपने आप को एक स्वतंत्र स्थिति में रखना चाहती थी। यहाँ के नवाब पाकिस्तान से लगातार सहायता ले रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की
कूटनीति की वजह से एक समझौता हुआ जिसे यथास्थिति समझौता कहा गया। यह समझौता अक्टूबर 1947 में हुआ। इस समझौते के तहत हैदराबाद रियासत न तो अपनी सेना को बढ़ाएगा न हथियारों की खेप को बढ़ाएगा, किंतु हैदराबाद रियासत ने पाकिस्तान की सहायता लेकर धीरे धीरे अपनी सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया, हथियारों की खरीद शुरू कर दी। अतः भारत को यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा। इस हस्तक्षेप का एक कारण और था, वह था यहाँ पर बढ़ता किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन को साम्यवादी दल ने शुरू किया था। इस साम्यवादी दल के किसान आंदोलन को रोकने के लिए वहाँ के प्रशासन ने राजाकारों की सेना इकट्ठी करी। ये राजाकार इन किसानों को परेशान करते थे, इनके ऊपर अत्याचार करते थे। अतः यहाँ की जो जनता थी इनसे आतंकित थी, इनसे परेशान थी। अतः यहाँ पर अशांति और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः दोनों कारणों को देखते हुए भारतीय सेना ने यहाँ पर हस्तक्षेप शुरू किया और ऑपरेशन पोलो, इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद क्षेत्र में प्रवेश करी। हैदराबाद की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद यहाँ के नवाब ने भी भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा दिसंबर 1948 तक भारत की सबसे बड़ी रियासत भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई थी। अब बचती है केवल कश्मीर रियासत, जो उस समय की सबसे बड़ी रियासतों में एक थी और आज भी वो कश्मीर समस्या हमारे साथ बनी हुई है। कई प्रकार की समस्याएं कश्मीर के साथ देखने को मिल रही हैं। कई सारे युद्ध हमने पाकिस्तान से इस वजह से लड़े हैं। इन सभी का विस्तृत डिस्कशन हम अगले टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बड़ा राजनीतिक दल थी, सबसे बड़ी रियासत